नमस्कार दोस्तों। अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आपकी हर कहानी में मैं क्यों होता है। तो साथियों, ये मैं कोई भी हो सकता है, आप, ये, वो या फिर कोई और अन्य। जिसको जो पात्र रुचे उसको वो अपना बना ले। तो प्रीति की कलम से प्रस्तुत है प्रेम कहानी की कड़ियों में अगली कहानी। कहानी का शीर्षक है यह इश्क नहीं आसान। कहानी के सुखद या दुखद होने की अपेक्षा ना रखें, बस प्रेम हो इतना ही काफ़ी है। कहानी से पहले दो पंक्तियां हमारे डॉक्टर साहब के लिए। कट ही जाता है दिन, कट ही जाता है दिन, सुबह से रात और फिर सुबह हो जाती है। क्या शिकायत करूं किसी से अपने अकेलेपन की। पहले सुबह और फिर रात को, रात भी तो अकेली होती है। तो प्रस्तुत है कहानी यह इश्क नहीं आसान। यह मेरी स्वरचित और मौलिक रचना है। सुनकर अवश्य बताएं कि कैसी लगी। जब मैंने स्कूली पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में प्रवेश लिया तो उम्र रही होगी 16 वर्ष। स्कूल के सभी संगी साथी तितर बितर होकर अलग अलग कॉलेज में जा चुके थे। दिल्ली के नामी गिरामी कॉलेज में अपने विद्यालय से प्रवेश लेने वाली मैं अकेली ही छात्रा थी। कॉलेज में लड़कियों की संख्या लड़कों के अनुपात में बहुत कम थी। लगभग 1 महीना तो कोर्स का नाम और कॉलेज का जुग्राफिया समझने में ही निकल गए। मित्र बनाना तो दूर, उन नए चेहरों से बात करने में भी भय लगता था। पर ज्यों-ज्यों वक्त गुजरा भय और संकोच कम होने लगे और दोस्तों की फहरिस्त बढ़ने लगी। कॉलेज में हर कोने में हमारा ग्रुप हंसी ठहाके लगाता दिख जाता। क्लास के अलावा अधिकतर समय कैंटीन में निकलता। एकदम से जिंदगी खुशगवार महसूस होने लगी। चारों तरफ संगीत गूंजता सुनाई देता। यूं लगता जैसे हवा में ही इश्क घुला हुआ है। तो एक दिन यूं हुआ कि सभी का क्लास बंक करके सिनेमा देखने का प्रोग्राम बना। पर 2 जने अड़ गए कि हम तो लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ाई करेंगे। पढ़ाई के प्रति अचानक उनकी यूं रुचि देखकर अचंभा तो हुआ, पर फिर उन्हें छोड़कर बाकी सब सिनेमा देखने चले गए। अगले दिन देखा कि प्रातः की पहली कक्षा में वो दोनों ही नदारद। क्लास खत्म होने पर उनकी ढूंढाई शुरू हुई। पूरे कॉलेज में उनका कोई अता पता नहीं। काफ़ी देर बाद किसी ने बताया कॉलेज के ग्राउंड के पीछे बहने वाले नाले की पुलिया पर बैठे हैं दोनों, चुपचाप गुमसुम, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले। एकदम से समझ आ गया, यही इश्क है। अब तो प्राय रोज ही दोनों कक्षा से गायब पाए जाते, ना कैंटीन में हमारे साथ, ना ही अन्य किसी गतिविधि में। ग्रुप से कटकर वे दोनों तोता मैना बने कहीं दूर कोने में एक दूसरे को निहारते बैठे पाते। उनका यह हाल देखकर हम सब ने तो कसम खाई कि भाई जब तक कॉलेज में है यह इश्क विश्क के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बेकार समय की बर्बादी है। तो बात संजीव और इरा की हो रही थी। अब तक उनकी जोड़ी कॉलेज में काफ़ी मशहूर हो गई थी। इरा बला की खूबसूरत थी। संजीव का उस पर मर मिटना स्वाभाविक ही था। धीरे धीरे उनका इश्क इतना परवान चढ़ा कि दोनों हम सब से बहुत दूर हो गए। कभी कभार आमना सामना हो जाता तो कन्नी काट कर निकल जाते। हमारे कॉलेज का स्विमिंग पूल मुख्यतः लड़कों के लिए ही था, पर एक निश्चित समय में लड़कियां भी स्विमिंग कर सकती थीं। एक दिन हम सभी लोग समय बिताने व गप्पे मारने पूल की ओर निकल पड़े। वहां का नज़ारा अद्भुत था। पूल में केवल इरा किसी जल परी की भांति तैर रही थी और संजीव कोने में बैठ एकटक उसे निहार रहा था। इरा नेशनल लेवल की एक कुशल तैराक थी और प्रायः अभ्यास के लिए कॉलेज पूल में आ जाती थी। हम भी बहुत देर तक मंत्रमुग्ध से उसको तैरते देखते रहे। सांस लेने के लिए जब वह मुंह बाहर निकालती तो बड़ी बड़ी आंखों के बीच उसकी तीखी सी नाक
और ऊंचे बंधे जूड़े से बहता पानी सब कुछ मिला करके माहौल को बेहद रोमांटिक बना रहे थे। ऐसे में हमने वहां और रुकना उचित न समझा और निकल लिए। सर्दियों के आगमन के साथ ही कॉलेज में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो गई थी। हम लोगों का अधिकतर समय इनकी तैयारी में ऑडिटोरियम या ग्रीन रूम में निकलता। ये दोनों हमेशा हमारी हौसला अफजाई के लिए वहाँ मौजूद रहते और ऑडिटोरियम की आखिरी सीट पर बैठकर आपस में गुफ्तगू करते रहते। हम क्या तैयारी कर रहे हैं इनसे उनको कुछ लेना देना नहीं था। फिर जैसे जैसे सत्र अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचा, हम सभी जान लगाकर अपनी अपनी पढ़ाई में और लाइब्रेरी में व्यस्त हो गए। इरा और संजीव की भी ज़्यादा खबर ना रही। झटका तब लगा जब पहले वर्ष का परीक्षा परिणाम कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर लगा। हम सभी सेकंड और थर्ड क्लास से पास हो गए थे। इरा भी बमुश्किल बस पास ही हुई थी, परंतु संजीव का नाम कहीं नहीं दिखा। पता लगा वह फेल हो गए। कॉलेज फिर ग्रीष्मकालीन अवकाश हेतु बंद हो गए थे और सब अपने अपने गंतव्य की ओर वापस। 2 महीने के अवकाश के बाद पुनः कॉलेज पहुंचने पर महसूस किया कि 1 वर्ष सीनियर होने का एहसास दूसरा ही होता है। रौब जमाने की कला स्वतः ही आ जाती है। अतिरिक्त उत्साह उमंग के साथ संगी साथियों से मिलना हो रहा था। एक दूसरे से ऐसे मिल रहे थे जैसे वर्षों से बिछड़े हों। धौल धप्पा चल रहा था। तभी इरा दिखी, बेहद खूबसूरत और चहकती हुई। हमारे साथ घुल मिलकर नए बच्चों से कवायद करवाने लगी। संजीव का दूर दूर तक पता नहीं। यूं तो फेल होने पर 1 वर्ष कॉलेज से बाहर रहकर ही परीक्षा देनी होती है, पर ऐसी मनाही भी नहीं कि आप कॉलेज नहीं आ सकते। अक्सर लेक्चरर कक्षा में बैठने की अनुमति दे ही देते थे, पर संजीव तो कॉलेज फटका ही नहीं। प्रायः कॉलेज के 2य वर्ष में छात्रों का ध्यान पढ़ाई की ओर कम और अन्य गतिविधियों की तरफ अधिक हो जाता था। शायद इसीलिए अधिकतर बच्चों की सेकेंड ईयर में या तो डब्बा गोल या फिर थर्ड क्लास ही आती थी। हम लोग भी कोई अपवाद तो ना थे। राजनीति, ड्रामा, गीत, संगीत, खेल आदि में जोर शोर से भाग लेने लगे। अब हमारे साथ इरा भी थी और बहुत खुश थी। संजीव के बारे में कोई बात ना छेड़ता। एक दिन देखा इरा गायब है क्लास से, और इस बार ग्रुप से उपेंद्र भी गायब है। उपेंद्र हमारे ग्रुप का सबसे जीवंत, हंसमुख और सक्रिय सदस्य था। गाना बजाना, राजनीति, भाषण, डिबेट, हंसना हंसाना, किसी चीज में पीछे नहीं था। उसका यूं ग्रुप छोड़कर गायब होना सबको बहुत खला। एक वही तो था जिसकी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट क्लास आई थी। पढ़ने में बहुत होशियार और अक्सर सबको नोट्स आदि की सप्लाई वही करता था। हर विषय में उसकी पकड़ और पहुंच बहुत मजबूत थी। सभी लेक्चरर और यहाँ तक प्रिंसिपल तक का चहेता था। तो ढूंढाई हुई इन दोनों की तो पता चला वही कॉलेज का पिछवाड़ा और नाले का किनारा, पेड़ों की छांव में दोनों चुपचाप बैठे हैं। कहते हैं इश्क पर किसका जोर, तो इतनी जोरों से इन दोनों पर इश्क का भूत चढ़ा कि बाकी सब कुछ भूल गया। हम लोग भी इनको इनके हाल पर छोड़ अपनी अपनी दुनिया में व्यस्त हो गए। एक दिन सभी मित्र कॉलेज की कैंटीन में बैठे थे कि टेबल के पास एक पहचानी सी शख्सियत आकर खड़ी हो गई। बड़ी हुई दाढ़ी, बाल और चेहरे पर सदियों से छाई उदासी। उसे देखकर सब सकते में आ गए। यह तो संजीव है। भला हो उस दिन उपेंद्र और इरा सुबह ही मॉर्निंग शो देखने निकल गए थे। थोड़ी देर रुककर हम सबके हालचाल और इरा के बारे में दरियाफ्त कर संजीव चुपचाप उदास सा वापस चला गया। हम सभी उसकी यह हालत देखकर दुखी थे, पर इरा से इस विषय में किसी ने बात ना करी। इरा और उपेंद्र बहुत खुश थे। बस उपेंद्र को अक्सर
इरा पर खर्चने के लिए पैसों की आवश्यकता पड़ती थी, जो वह दोस्तों से मांगकर काम चला लेता था। उसके घर की माली हालत ऐसी न थी कि नित नए उपहार और शौक के लिए घर से पैसे मिल सकें। हालांकि बहुत तेज दिमाग वाला था, होशियार था, पर अपने पैरों पर खड़ा होने में अभी वक्त था। इस प्रकार कॉलेज के 3 वर्ष कितनी जल्दी फुर्र हो गए, पता भी न चला। उसके बाद तो सबकी अपनी अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में लग गए। बमुश्किल दोस्तों से मिलना हो पाता। कुछ वर्ष और निकले, किसी न किसी के विवाह निमंत्रण पर बिछड़े साथी मिलते और हालचाल बढ़ते। इरा के बारे में अधिक कोई न बता पाया। सभी लोग अलग अलग शहरों में और कुछ तो विदेश में बस गए। अंततः ग्रुप के सरगना, सबसे मिलनसार और मुखर रमन के विवाह का निमंत्रण मिला। इसमें तो सभी को पहुंचना था, तो तय पाया गया कि समय से पहले ही पहुंचकर हम सब थोड़ा समा बांधेंगे। बहुत दिनों के बिछड़े मिल रहे थे, फिर वही छेड़छाड़, टांग खींचना, ठहाके लग रहे थे। लग रहा था पुराने दिन वापस आ गए। अचानक सर्र से एक लंबी चमकती काले रंग की गाड़ी बिल्कुल अंदर से आती हुई झटके से ब्रेक लगाती हुई रुकी। अनायास ही सबकी नजरें उस ओर मुड़ गईं। गाड़ी खोलकर जो शख्स निकला वो कोई और नहीं, अपना संजीव ही था। ऊपर से नीचे तक लगभग अमीरियत के रंग से सरोबार। कुछ सेकंड के लिए सब मुंह बाए रह गए और फिर खुशी से चिल्लाते हुए उसकी ओर झपटे। वो भी लपक कर सबसे गले मिल रहा था। तभी कार का दूसरा दरवाजा खुला। संगमरमरी बदन पर चमकती हुई साड़ी लपेटे हुए, सुंदरता की अद्भुत मधुबनी मूरत सी जो युवती निकली, वो भी कोई और नहीं वरन अपनी इरा ही थी। एक क्षण को सब स्तब्ध रह गए। पता नहीं उसकी सुंदरता ने या उसकी संजीव के साथ मौजूदगी ने अनायास ही सबकी बोलती बंद कर दी। फिर एकदम से मानो सबकी चेतना लौटी और दुगने वेग से सब उसकी ओर लपके। उसके चेहरे की मुस्कान और चमक ने लगा पार्टी में जान फूंक दी। एकदम से माहौल बहुत खूबसूरत और अधिक खुशनुमा हो गया। मैं दूर खड़ी यह नज़ारा देख रही थी और सोच रही थी, उपेंद्र इस समय कहाँ होगा। सुना था इश्क हो जाता है, पर आज साबित हुआ कि नहीं, कभी कभी सोच समझ कर भी करा जाता है। तो दोस्तों, यह थी प्रेम कहानी। इसे आप इरा संजीव की या इरा उपेंद्र की, किसी का भी नाम दे सकते हैं। यह आप पर छोड़ा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।